स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में और शुरू करते हैं आज का किस्सा। आज का किस्सा है हरमेश का और हरमेश बता रहे हैं अपनी कहानी जब ये गांव में रहते थे, जब ये छोटे थे और आज इनकी उम्र 40 के पार है और ये बात तब की है जब ये तकरीबन 12 साल की उम्र के थे। अब बेसिकली ये किस्सा इसलिए बता रहे हैं कि आमतौर पर जब भूत प्रेतों की बात होती है, हॉन्टेड लोकेशंस की बात होती है या हॉन्टेड इंसिडेंट की बात होती है तो ज़्यादातर किस्सों में दादा दादी नाना नानी का जो जिक्र है वो जरूर आता है। तो इसलिए ही इन्होंने भी सोचा कि ये अपना किस्सा शेयर करेंगे, क्योंकि जो ये किस्सा है ये जुड़ा हुआ है इनके दादाजी से। और ये बात तब की है, जैसे मैंने कहा, कि ये गांव में रहते थे। 12 साल के आसपास इनकी उम्र थी और इनके जो गांव का रहन सहन था काफ़ी अच्छा था। आज भी ये याद करते हैं कि काश ये गांव में ही रह जाते, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद इनको गांव का वो घर है उसको छोड़ना पड़ा। और घटना भी कोई ऐसी वैसी आम नहीं जो कह सकते हैं कि क्योर हो सके। काफी खौफनाक घटना, ना ही सिर्फ जिसने इनकी जिंदगी बदली बल्कि इनके घर में मौत का मातम भी हुआ। ये घटना कहाँ से शुरू होती है? घटना शुरू होती है इनके दादाजी से। अब इनके दादाजी जो काफ़ी ज़्यादा तंदुरुस्त थे, बुजुर्ग होने के बावजूद भी इनको भी तंदुरुस्त रहने की हिदायत दिया करते थे। शाम के समय में ये जॉगिंग करने भी जाते थे गांव में। घर का आंगन काफ़ी ज़्यादा खुला था, वहाँ पर पेड़ वगैरह थे, तो पूरी सादगी थी, स्वच्छ हवा, अच्छा खान पीन। उसकी वजह से इनका जो शरीर था वो तो काफ़ी ज़्यादा तंदुरुस्त था। लेकिन इनके दादाजी एक और चीज़ चाहते थे। वो चाहते थे कि जो हमारे बच्चे हैं वो दिमागी तौर पर भी खासे तंदुरुस्त हों। उसके लिए दिमागी तौर पर तेज होना तो ठीक, इसके साथ साथ ही वो डर को भी भगाना चाहते थे। तो शाम के समय में जब ये जॉगिंग करने जाते थे तो जाते थे शमशान के पास। अमूमन उस समय गांव का कोई भी व्यक्ति उस तरफ तो जाना पसंद ही नहीं करता था, लेकिन मेरे पिताजी के लाख समझाने के बावजूद भी दादाजी कहते थे कि अगर मन में डर बस गया तो जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाएंगे। यही कारण था कि वो आम तौर पर शाम को जब जॉगिंग करते थे तो टहलते टहलते चले जाते थे गांव के शमशान के पास। शमशान कोई गांव का बहुत बड़ा था नहीं, लेकिन उसके आसपास का जो नज़ारा था वो कभी कभी मुझे काफ़ी भयानक लगता था, क्योंकि आसपास बहुत बड़े बड़े पेड़ थे और ख़ास तौर पर एक पेड़ था, बरगद का पेड़। और बरगद के पेड़ के काफ़ी किस्से होते हैं। किस्से कौन से? भूत प्रेतों के, चुड़ैलों के, छलावों के और ब्रह्म राक्षस के। लेकिन ये किस्सा ब्रह्म राक्षस से शायद नहीं जुड़ा था। वो बरगद का पेड़ क्या श्रापित था? ये तो कहानी में आपको आगे पता लगेगा, लेकिन अभी इनके जीवन में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। धीरे धीरे इनका जो डर है वो भी खत्म होने लग पड़ा। लेकिन एक बार शाम के समय जब ये टहल रहे थे तो अचानक इनके दादाजी बरगद की पेड़ की तरफ काफी अजीब से तरीके से देखे जा रहे थे। कभी वो उसको अच्छी तरीके से उसकी जड़ों की तरफ देखते, कभी उसको ऊपर टहनियों की तरफ देखते। उन्होंने कुछ जवाब दिया नहीं। मैं उनसे पूछता भी रहा तो हंस के टाल दिया उन्होंने। अगले दिन जब हम तैयार हुए जॉगिंग के लिए जाने के तो हमारे घर के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। मैं उनको जानता था। वो हमारे श्याम काका जी थे, जो कारपेंटर थे गांव के। अब गांव कोई बहुत बड़ा था नहीं, जिसकी वजह से एक आधा कारपेंटर था और वो हमारे श्याम काका थे। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं थी कि आज ये हमारे साथ क्यों चल रहे हैं, लेकिन दादाजी जब उन्हें देखते हैं खुश होकर कहते हैं कि आगे शामू, चलो चलते हैं। अब वो भी हमारे साथ जॉगिंग करते करते जा रहे थे और बात करते करते जा रहे थे दादाजी से कि हाँ मुश्किल तो होगा लेकिन कोई बात नहीं, देखेंगे 4-5 दिन में हो जाएगा, बाकी तो देख के ही है। मुझे तो काफ़ी समय हो गया मैं वहाँ पर गया हूँ। पिछली बार वो जब निर्मला मरी थी ना तो तभी तो गए थे, उसके बाद तो परमात्मा को शुक्र है गाँव में कुछ ऐसी चीज़ हुई नहीं। अब ये बातें करते करते दादाजी जा रहे थे और मैं अपनी धुन में चला जा रहा था, लेकिन मेरा जो ध्यान था कहीं ना कहीं उनकी बातों की तरफ भी था। और मुझे कुछ ना कुछ समझ लग रही थी कि शायद किसी पेड़ को काटने की बात हो रही है। अब पेड़ किसकी, ये भी मेरे दिमाग में चल रहा था कि कल दादाजी जिस पेड़ को देख रहे थे कि कहीं ये उसी पेड़ की बात तो नहीं। और ये तो बरगद का पेड़ है, इतना बड़ा पेड़ एक लकड़हारा कैसे काटेगा। अब बातें करते करते हम उस तरफ पहुंच गए और आखिरकार जब शामू काका ने देखा उस पेड़ को तो वो कहते हैं कि बाबूजी टाइम तो लगेगा, आपको पता बहुत बड़ा पेड़ है और वैसे कटवाना क्यों है।
फिर दादाजी अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि कल मैंने इस पेड़ का निरीक्षण किया। ये पेड़ अब ज़्यादा समय बचेगा नहीं। देखो, इस पेड़ की जो जटाएं हैं वो ऊपर की तरफ, जो जड़ें हैं वो ऊपर की तरफ आनी शुरू हो चुकी हैं। यानी कि पेड़ को अगर 3-4 आंधियां आई तो पेड़ ये एक तरफ झुक जाएगा। हो सकता है कल को किसी के नुकसान का कारण बने। और तुम्हें पता है कि बिल्कुल जो शमशान की जो जहाँ पर चिता जलती है और उसके ऊपर एक बनी होती है इमारत, उसके ऊपर उसके पास ही है। तो अगर ये गिरता है तो ये शमशान घाट को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए मैंने सारा मुआयना करने के बाद ये डिसीजन किया है कि इस पेड़ को काटना ही बेहतर रहेगा। कल एक काम करते हैं, कल सरपंच जी से बात करते हैं और पंचायत बिठाते हैं। अब भाई गांव का मामला है, ऐसे तो कोई पेड़ काट नहीं सकता, और वैसे भी हमने कोई पेड़ का कुछ करना थोड़ी है। अब जो पेड़ की लकड़ियां हैं वो किसी काम आएंगी, तो हम पेड़ को काटना शुरू कर देते हैं। अब ये बात हुई, अगले दिन सरपंच जी से बात हुई, पंच बैठे, सारी पंचायत बैठी और सर्वसम्मति से जो है वो ये तय पाया गया कि जो पेड़ है उसको काटा जाएगा। जो पेड़ है वो इस लायक नहीं रहा कि वो ज्यादा समय निकाल सके। ये बात शायद किसी को पसंद नहीं आई। जहां एक तरफ सारा गांव एकमत था कि उस पेड़ को काटा जाए, वहीं उस पेड़ पर रहने वाला कोई था जिसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। या यूं कह सकते हैं कि उसको तो शायद इस बात के बारे में पता ही नहीं था जब तक उस पेड़ पर पहली कुल्हाड़ी नहीं चली। अब पेड़ को काटने की बात चल रही थी। अब उस शाम को हम चले गए जॉगिंग के लिए। पेड़ की कटाई अगले दिन होनी शुरू हुई थी। अब मैं पेड़ के पास खड़ा हूँ, दादाजी के साथ 2-3 लोग और थे जो सारा निरीक्षण कर रहे थे कि हाँ जी, पेड़ को कैसे काटा जाए, इतना बड़ा पेड़ है, पहले टहनियों से काटा जाए या पहले उसका एक हिस्सा काटा जाए, कैसे शुरू किया जाए। अचानक मुझे एक आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो, छोटा सा बच्चा, बिल्कुल नवजात। अब इस वीराने में, शमशान में कोई छोटा सा बच्चा कैसे हो सकता है? फिर मैंने उसको ध्यान से सुना। जब मैंने उसको ध्यान से सुना तो फिर मुझे वो आवाज जानी पहचानी लगी। ऐसा लग रहा था कि वो बिल्ली का बच्चा है। लग नहीं रहा था, वो बिल्ली का बच्चा ही था। मैं अब उसको इधर उधर ढूंढ रहा था तो शाम होने की वजह से अचानक झाड़ियों में से मुझे 2 चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं, जो यकीनन उस बिल्ली के बच्चे की थी। अब मैं उस बिल्ली के बच्चे की तरफ जा रहा था, लेकिन बड़ी हैरानी वाली बात थी कि वो डर नहीं रहा था। आमतौर पर जो खास तौर पर बिल्ली के बच्चे होते हैं वो तो डर कर भागते हैं और बहुत तेज भागते हैं। कुत्ते के पिल्ले तो हाथ में आ भी जाते हैं, लेकिन बिल्ली के बच्चे तो बिल्कुल हाथ में आते ही नहीं। लेकिन ये जो बिल्ली का बच्चा था ये तो काफी ज्यादा अजीब था। जब मैं झाड़ियों में उसके पास गया, उसको पकड़ा, वो तो ऐसे था कि जैसे वो मेरा पालतू है। किसी भी तरीके की कोई भी मुझे परेशानी हुई नहीं उसको पकड़ने में। अब मैं उसको पकड़ता हूँ तो जो वो आवाज करनी है उसको बंद कर देता है, जैसे शायद वो भी अपने मालिक के पास आए। अब मैं भी बहुत बड़ा नहीं था। अब मैं उसको पकड़ के पास लेके जाता हूँ दादाजी के पास। जब दादाजी उस बच्चे को देखते हैं तो वो भी प्यार से उसको सहलाते हैं, लेकिन जो मेरी जिद थी वो थी उसको पास घर लेके जाने की। दादाजी इस बात के लिए मान नहीं रहे थे। वो कह रहे थे कि नहीं, ऐसी जगहों पर जो ये बच्चे जानवर वगैरह होते हैं इनका भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब मैं जिद करने लगा कि दादाजी आपके सामने बिल्ली का बच्चा है और क्या। उनके साथ जो 2-3 लोग खड़े थे वो भी हंसने लगे और मेरे दादाजी को कहने लगे कि बाबूजी आप भी मजाक करते हैं, देखो ना कितना प्यारा बच्चा है। अगर ले जाएंगे आपके घर में, आपका ये पोता है, छोटी सी पोती है, तो घर में खेलने का एक साधन बन जाएगा। अब जब दादाजी ये बातें सुनते हैं तो वो बहुत ज्यादा इस चीज को कुछ करते नहीं, एक्सक्यूज करते नहीं है, और वो कहते हैं कि चल भी ले ले, 3-4 दिन तेरा शौक होएगा, उसके बाद छोड़ देंगे, लेकिन देख ले उसकी कहीं माँ आसपास तो नहीं है। ऐसा ना हो कि एक बच्चे को तू माँ से उसको अलग कर दे। अब जो ये आदमी थे वो भी आसपास देखते हैं, आवाजें लगाते हैं, लेकिन कोई भी आसपास बिल्ली या बिल्ला कोई नजर आता नहीं। अब उसके बाद ये उस बिल्ली के बच्चे को मैं पकड़ता हूँ और हम घर की तरफ चल जाते हैं, और जो काटने की सारी तैयारी थी वो सब कुछ हो जाती है कि हम कैसे काटेंगे, किस तरीके से काटेंगे। अब पेड़ का कटना शुरू हो जाता है, या यूं कहें कि बदकिस्मती है वो शुरू हो जाती है। अब पेड़ कटता है, धीरे धीरे उसकी जो लकड़ियां हैं वो गांव में एक जगह रखी जाती हैं अलग अलग कामों के लिए।
सरपंच की तरफ से कुछ लकड़ियाँ हमें दी जाती हैं, हम उसको उसके लिए मानते नहीं हैं, लेकिन सरपंच के ज़िद करने पर वो लकड़ियाँ दी जाती हैं और फिर उस लकड़ियों का एक छोटा-सा स्टडी के लिए एक रैक बनाया जाता है, ताकि कुछ किताबें वगैरह वहाँ पर रखी जा सकें। हम बहुत खुश थे कि भई पेड़ के कटने से एक तो हमें ये बिल्ली का बच्चा भी मिल गया और साथ के साथ ही हमें किताबों के रखने के लिए एक रैक भी मिल गया। और कुछ मिला क्या? और कुछ, बहुत कुछ मिलने वाला था। ऐसा कुछ मिलने वाला था जो ये चाहते बिल्कुल नहीं थे। जो ये बिल्ली का बच्चा था ना, बिल्कुल काला था, ब्लैक, बिल्कुल जेट ब्लैक। अब इनके जो परिवार है, इनके परिवार में सबका कलर फेयर है, लेकिन कुछ दिनों से ये गौर कर रहे थे कि इनके दादाजी की तबीयत कुछ खराब रहने लग पड़ी है। वो बिल्कुल सही सलामत, आज तक उन्हें बुखार तक नहीं हुआ, लेकिन अब उनकी खांसी नहीं जा रही। कभी कभी वो बीच में वॉमिट भी कर देते थे, और वॉमिट भी बिल्कुल ब्लैक। धीरे धीरे उनका जो सुर्ख रंग था वो काला पड़ना शुरू हो चुका था। हम सब इस चीज को लेकर चिंतित थे, तो इसलिए डॉक्टर के पास, वो भी शहर के किसी डॉक्टर के पास जाना तो लाजमी था। घर से हम संपन्न थे, तो किसी तरीके की कोई कमी न होने के कारण हम सबसे बढ़िया डॉक्टर के पास गए। जब डॉक्टर ने देखा, सभी टेस्ट किए, तो वो भी हैरान थे कि किसी भी तरीके की कोई बीमारी है ही नहीं। ना कोई वायरस है, ना कोई वायरल है, ना किसी तरीके की कोई ऐसी बीमारी है जिसके बारे में पता हो जिससे ये रंग काला पड़ रहा हो। लेकिन वो जो रंग था वो काफी हैरानीजनक तौर पर ज्यादा, शरीर का रंग जल्दी काला पड़ता जा रहा था। काफी दवाइयां की, काफी मरहम की, लेकिन फर्क पड़ नहीं रहा था। अगर बात सिर्फ दादाजी तक रहती तो शायद ये सबके लिए हैरानी का सबब ना बनती कि किसी एक व्यक्ति को ये दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये अब ये दिक्कत धीरे धीरे बढ़नी शुरू हुई, दादाजी से दादी जी की तरफ, फिर पिताजी, माताजी और फिर हमारी तरफ। हमारा रंग भी अब धीरे धीरे काला पड़ रहा था, और सब में एक कॉमन बात, वो उल्टी। खून की उल्टी नहीं, काले रंग की उल्टी आती थी, वॉमिट। सब हैरान थे, सारे गांव में अफरा तफरी का माहौल मच गया। लेकिन ये महामारी तो सिर्फ हमारे घर तक ही सीमित थी, हमारे घर के बाहर किसी को भी ये समस्या थी ही नहीं। और वो बिल्ली का बच्चा, वो काफी हैरानीजनक तौर पर बड़ा हो चुका था। इतनी जल्दी कोई भी जानवर का बच्चा बड़ा होता ही नहीं, लेकिन हम सब हैरान थे कितनी जल्दी कैसे बड़ा हो गया। किसी का ध्यान उस बच्चे की तरफ था ही नहीं, कितनी जल्दी बड़ा हो चुका है। हम सब सोचते थे, हैरान तो थे, लेकिन हम सब सोचते थे कि शायद घर में अच्छा खान पीन मिल रहा है, देसी घी मिल रहा है, नॉन वेज भी मिल रहा है, उसकी वजह से ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन क्या यही कारण था? ये शायद हम अपने आप को दिलासा दे रहे थे। क्या कुछ था जो घर में अब वास कर चुका था, और हमारा रंग कहीं ना कहीं उस बिल्ली के बच्चे की तरह ही होता जा रहा था। लेकिन अब इतनी गहमा गहमी की वजह से घर पे इतनी बड़ी आपदा आई थी, तो हमारा उस बिल्ली के बच्चे की तरफ इतना ध्यान था ही नहीं। हम उसकी परवरिश को लेकर इतना चिंतित थे नहीं कि भाई इतना जल्दी कैसे ग्रो कर रहा है। चिंता थी हमें अपने रंग की, चिंता थी हमें उन खून की उल्टियों की। अब जब इतना कुछ हो चुका, वो भी कुछ ही दिनों में, तो फिर दादाजी विचार करते हैं कि किसी बड़े तांत्रिक से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हो ना हो कुछ ऐसा है जिसको हम दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हमें दरकिनार नहीं कर रहा। वो धीरे धीरे हमारे घर में अपने पांव फैलाता जा रहा है, या फिर यूं कहें कि पांव फैलाती जा रही है। अब हमारे घर में यही विचार चल रहा था, तो अगले दिन मेरे पिताजी और मेरे दादाजी किसी तांत्रिक के पास गए। जब वो तांत्रिक के पास से वापिस आए, वो काफी परेशान लग रहे थे। क्या कुछ ऐसा तांत्रिक ने बताया था जिसकी वजह से वो काफी परेशान थे। लेकिन उन्होंने सबके कलाई में एक मौली बांधी और सबको कहा कि किसी भी तरीके से जो ये मौली है ये टूटनी नहीं चाहिए, और यही कहीं ना कहीं सबका ध्यान रखेगी, सबका ख्याल रखेगी। अब हम सब इस चीज को लेकर निश्चिंत हो चुके थे कि शायद कुछ ऊपरी हवा होगी जिसकी वजह से सबकी तबीयत खराब हो रही है। लेकिन अब कुछ ऐसी अनहोनी हमारा इंतजार कर रही थी जिसके बारे में कभी हमने सोचा ही नहीं था। रात के समय में सब कुछ शांत था। अचानक से एक चीख की आवाज आती है। ये चीख की आवाज बिल्कुल जानी पहचानी थी, ये किसी और की नहीं, हमारे दादाजी की थी। जब हम भाग के गए तो दादाजी कपाए जा रहे थे, उनकी आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था। हम सबके रंग काले तो पड़ रहे थे, लेकिन इसके अलावा कुछ और फर्क पड़ा नहीं था। लेकिन दादाजी की आज आंखें बिल्कुल लाल थी,
और वो कपकपाती आवाज में कहे जा रहे थे कि वो हमें नहीं छोड़ेगी, वो चुड़ैल हमें नहीं छोड़ेगी, वो सबको मार देगी। यही कहते कहते वो अपने प्राण त्याग गए। अब घर में नहीं, सारे गांव में कोहराम मच गया। दादाजी जिनका इतना मान सम्मान था, कुछ ही दिनों में उनकी इतनी बुरी हालत होना और फिर उनका मर जाना, उनका एक तरह से उनका अचानक शरीर छोड़ना, ये तो किसी को हजम नहीं हो रहा था। सभी डर भी रहे थे कि इनके साथ हो क्या रहा है, लेकिन सभी दबी आवाज में खुसफुसाते रहते थे। और डर के कारण हमारे घर में कोई बहुत ज्यादा आना पसंद करता भी नहीं था। क्रियाक्रम के समय में भी बहुत ज्यादा लोग नहीं आए। हालांकि दादाजी का मान सम्मान, जैसा मैंने कहा, कि गांव में काफी ज्यादा था, लेकिन जो डर होता है, मान सम्मान उसके सामने कुछ नहीं होता। इसकी वजह से ही कोई भी हमारे घर में आ ही नहीं रहा था। अब ये हमारी चिंता का सबब नहीं था। चिंता का सबब था कि ऐसा भी क्या हुआ उस तांत्रिक के पास जाने से कि उसी रात हमारे दादाजी चल बसे। अब जब सब कुछ ठीक हुआ, 13वीं हुई, और उसके बाद फिर पिताजी ने कहानी बतानी शुरू की कि तांत्रिक से बात हुई और तांत्रिक ने कुछ ज्यादा कहा नहीं। उसने यही कहा था कि कोई ऊपरी हवा होगी, और उसने हमें सबको मोलिया बांध के दी। लेकिन उसका कितना असर है ये तो हमने उस रात ही देख लिया। अब मुझे लगता है कि किसी बड़े तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा। फिर खोज शुरू हुई किसी तांत्रिक की, लेकिन उस समय में हमारे साथ जो हो रहा था वो बढ़ना शुरू हो गया। दादाजी के हमारे घर से जाने के बाद तो यूं कहें कि जो जो बचा खुचा जो रक्षा कवच था हमारे घर पर, वो भी टूट चुका था। जो वोमिट थी वो अब पहले किसी को 2 दिन में एक बार आती, 3 दिन में एक बार आती, लेकिन अब एक दिन में 2-2 बार आने लग गई। और रंग का काला होना तो बढ़ता ही जा रहा था। हमारे तो स्कूल तक छूट चुके थे, कहीं पर भी हम बाहर जाते नहीं थे। हमें देखकर लोग डरने लगे थे। लेकिन आखिर पिताजी ने एक तांत्रिक को ढूंढ ही लिया। जब उन्होंने तांत्रिक को सारी बात बताई और तांत्रिक ने कहा कि मैं आपके घर आके देखूंगा। जब तांत्रिक घर आया, उसने एक चीज कही, वो एक नींबू लेकर आया था। उसने कहा कि मैं आपके घर रुक नहीं सकता, मुझे किसी और जगह पर ठहराओ, और जो ये नींबू है ये बाहर पड़ा रहेगा। अगर इस नींबू का रंग काला हुआ तो यूं मानो कि आपके घर में कोई आफत नहीं, बल्कि आफतों की पूरी बारात है। अगर इसका रंग हल्का काला हुआ तो हो सकता है कोई ऊपरी हवा हो। अगर इसका रंग लाल पड़ा तो हो सकता है कि हल्की फुल्की कोई किसी ने जादू टूना किया हो। और अगर इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया तो फिर आपको डॉक्टर के पास से ही सलाह लेनी चाहिए। लेकिन दादाजी के जो आखिरी शब्द थे कि वो हम सबको मार देगी, उन्होंने आखिर देखा क्या था। अब तांत्रिक वो नींबू रख के जाता है और जब वो वापिस आता है अगले दिन देखता है वो नींबू पूरा काला पड़ा हुआ था। इसको देखकर तांत्रिक के पसीने भी छूट गए। अब तांत्रिक पूछना शुरू करता है कि आपके घर में पिछले कुछ महीनों में क्या चीज आई है, क्या बदलाव आया। अब हम इतना ज्यादा पजल हो चुके थे कि हमें तो कुछ याद ही नहीं था। काफी जोर देने के बाद हमने कहा कि ऐसा ऐसा हमने शमशान घाट के पास से एक बरगद का पेड़ कटवाया था, उसकी एक लकड़ी थी जिससे ये रैक बना। जब तांत्रिक वो रैक की तरफ गया तो उसने कहा कि नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। अब अचानक से मेरे पिताजी के दिमाग में एक बात आई, हाँ, एक बिल्ली का बच्चा है जिसको ये लेकर आया था, वो मेरी बात कर रहे थे। और उसके बाद से मैं सोच रहा हूँ मेरे दिमाग में ये बात पहले आई क्यों नहीं कि अचानक से हमारे घर में जो विपदा है उस बच्चे के बाद से ही आनी शुरू हुई है, और उसके बाद से ही हमारे रंग अचानक काले पड़ते हैं, और साथ के साथ ही वो बिल्ली का बच्चा काफी असाधारण तरीके से बड़ा भी होता जा रहा है। जब तांत्रिक से ये बात की गई और तांत्रिक ने कहा कि उस बिल्ली के बच्चे को लेकर आओ, लेकिन बिल्ली का बच्चा तो ढूंढे नहीं मिल रहा था आज। जैसे वो तांत्रिक को देखकर डर चुका था। क्या वही था या थी चुड़ैल, इस बात को तो पता नहीं, लेकिन काफी समय हम उसे ढूंढते गए लेकिन वो मिला नहीं। आखिर में वो मिला हमारे घर के छत पर। एक छोटा सा स्टोर था जहां पर हमने आसपास कुछ सामान रखा हुआ था टूटा फूटा। हम जैसे जैसे जाते जा रहे थे हमें हल्की हल्की बदबू आती जा रही थी, और जिस समय हम उसके पास पहुंचे तो वो वहां पर मरा हुआ पड़ा था। अब जब तांत्रिक ने उसको हाथ लगाया वो काफी खुश था कि शायद उसको समस्या का समाधान मिल गया, लेकिन नहीं। जैसे ही उसने उस बच्चे को हाथ लगाया और उसने कहा नहीं,
ये वो नहीं है। उल्टा ये एक साधारण सा ही जानवर था और कोई विपदा आपके घर में और आने वाली थी, उसको इसने ले लिया और ये मर गया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? अभी कल ही तो ये बिल्कुल जिंदा था, बिल्कुल ठीक ठाक था। क्या उस चुड़ैल को पता लग चुका था कि तांत्रिक अब मुझे छुटकारे की बात करेगा, मेरे को इस घर से बाहर निकालेगा, और उसका जो वार था उस बेचारे बिल्ली के बच्चे ने ले लिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर वो लकड़ी का रैक भी कारण नहीं था, फिर वो बिल्ली का बच्चा भी कारण नहीं था, फिर वो था क्या? आज तांत्रिक सोचते हैं कि मैं रात को आपके घर रुकूंगा, रात भर मैं यहाँ पर तंत्र मंत्र करूंगा, देखता हूँ कि कौन सी जो चीज है आपके घर में वास करके बैठ गई है, और इस चीज को हल्का मत लीजिए। अभी उसने 2 जाने ले ली हैं और धीरे धीरे इसकी तादाद बढ़ेगी, और ये कब खत्म होएगी? जब घर में एक भी जिंदा आदमी, औरत, बच्चा, बच्ची नहीं बचेगा। ये सुन के तो हम सब डर गए। हम तो थर थर कांप रहे थे कि हमारा नंबर भी लगेगा, हमारे माँ बाप भी मरेंगे, दादी भी मरेंगी, हम भी मर जाएंगे। लेकिन तांत्रिक कहता है कि घबराने की बात कोई नहीं, आप अपना रूटीन में काम करते रहिए। आज रात तांत्रिक शुरू कर रहा था अपना तंत्र मंत्र, लेकिन 1 हफ्ता वो पूरा तंत्र मंत्र करता रहा। उसको किसी भी तरीके की कोई भी चीज नहीं मिली जिससे पता लग सके कि हमारे घर पर कुछ है। लेकिन अचानक एक दिन रात के समय में जब वो तंत्र मंत्र कर रहा था, उसको एक आवाज सुनाई देती है। जैसे ही उसको आवाज सुनाई देती है, उसके कान खड़े हो जाते हैं। मेरे पिताजी भी उसके पास बैठे थे। वो भली भांति समझ पा रहे थे कि तांत्रिक को कुछ ना कुछ तो मिला है, लेकिन क्या, ये तांत्रिक अभी नहीं बता रहा था। वो जल्दी से उठता है और हमारे घर के आंगन की तरफ जाता है। वो इधर उधर भटकना शुरू कर देता है, जैसे वो किसी ऐसी चीज को ढूंढ रहा है जो हमारे घर में ये कोहराम मचाने के कारक है, लेकिन वो उसको मिल नहीं रही। फिर भी वो इधर उधर भागे जा रहा था। वो कह रहा था कि यही है आज वो चुड़ैल किसी रूप में यहीं पर है, लेकिन वो मुझे मिल क्यों नहीं रही? लेकिन अचानक से उसका ध्यान ऊपर की तरफ जाता है, पेड़ की तरफ। जैसे ही उसका ध्यान पेड़ की तरफ जाता है, वो देखता है कि यही है। चिल्लाता है वो कि यही है वो जिसकी वजह से आपके घर में कोहराम मचा है। अभी वो बात कर ही रहा था और वो जो चीज थी वो उड़ जाती है। वो एक तरह का पक्षी था। अब वो कौन सा पक्षी था, रात के अंधेरे में तो नजर आ नहीं रहा था, लेकिन वो अजीब से तरीके की खतरनाक सी आवाज करता करता उस पेड़ से उड़ के चला गया। तांत्रिक को अब पता लग चुका था कि हमारे घर में इस चीज का कारक है कौन। अब वो कहता है कि आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं, आज मुझे पता लग गया है, कल मैं इसको बांधूंगा। मेरे पिता का सवाल था कि कल वो क्या चीज आएगी वापस। वो कहते हैं कि उसको खून लग चुका है, वो जरूर वापस आएगी। इतने दिनों से वो नहीं आ रही थी मेरे तंत्र मंत्र की वजह से, लेकिन अब वो जागृत हो चुकी है, या यूं कहें कि अब उसको पता लग चुका है कि वो पकड़ी गई है। अब वो खुलेआम आएगी, हमला करने आएगी, और जो ये प्रोसेस है आपके खत्म होने की वो तेज होगी। लेकिन चिंता ना करो, मैं हूं। अगले दिन फिर वही आवाज आती है। तांत्रिक भागा भागा जाता है। वो इसी आवाज की तलाश में तो था, लेकिन आज भी वो असमर्थ था उस चीज को काबू करने के लिए। कुछ दिन यही चलता रहता है। हमारी तबीयत और खराब होती जा रही थी, लेकिन ना तांत्रिक इस चीज में सफल हो पा रहा था, और वो चीज भी नहीं पकड़ी जा रही थी। वो थी क्या चीज, इस चीज का भी बहुत जल्दी पता लगने वाला था, क्योंकि आज सुबह तांत्रिक काफी ज्यादा मायूस था। वो कुछ खा नहीं रहा था, कुछ पी नहीं रहा था। मेरे पिताजी कहते हैं कि अगर आपके बस की बात नहीं है तो आप बता दीजिए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे घर पे कोई विपदा है। फिर तांत्रिक कहता है कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये मेरे बस की नहीं, किसी की बस की बात है ही नहीं, क्योंकि जो वो चीज है वो अब घर कर चुकी है, और वो आपके घर को छोड़ेगी नहीं। ये सुनकर तो हम सब डर चुके थे कि अब क्या होगा, क्या हम धीरे धीरे सब मर जाएंगे। तांत्रिक की आंखों में हताशा साफ तौर पर देखी जा सकती थी। हमने पूछा कि इससे बड़े तांत्रिक आपके गुरु होंगे या आपके जानने वाले होंगे, लेकिन तांत्रिक ने कहा कि जहां मर्जी हो, यहाँ से
ये चीज़ नहीं जाएगी। जाना होगा तो आपको, क्योंकि ये घर अब उसका है। आपके दादाजी ने उस पेड़ को कटवाकर गलती की। ये पेड़ उस चुड़ैल का घर था। ये बड़े शांति से वहां पर रहती थी, किसी भी तरीके की किसी को परेशानी नहीं देती थी। लेकिन आपके दादाजी ने पेड़ कटवाकर इसको काफी ज्यादा गुस्से में ला दिया, नाराज कर दिया। अब ये आपके घर में डेरा डालकर बैठ चुकी है, किसी भी तरीके से नहीं मानेगी। और ये चुड़ैल किसी इंसान की हो, यानी कोई औरत मरी हो, कुछ हुआ हो, तो उसकी आत्मा को काबू किया जा सकता है, लेकिन ये हजारों सालों से इस एरिया के आसपास रहती है, कभी किसी पेड़ पर, कभी किसी पेड़ पर। लेकिन जब ये पेड़ कटा, तब से ही ये चुड़ैल आपके घर के पीछे लग चुकी है और धीरे धीरे हर एक मेंबर को मारेगी, तब तक जब तक ये आप में से सभी ये घर में रहेंगे। या आप यूं कहें कि फरमान आ चुका था कि अब हम इस घर में रह नहीं सकते। हम सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। वो घर, वो प्यारा घर जिस पर हम सबको गर्व था। सारे गांव में सबसे अच्छा घर था वो, सबसे खुला घर था। पेड़, गार्डन, सब कुछ इतना अच्छा था। हमारी आंखों में आंसू थे। माँ तो रोने लग पड़ी ऊंची ऊंची कि क्या अब हमें घर छोड़ना पड़ेगा। पिताजी इस चीज का जवाब बोलकर तो नहीं दे रहे थे, लेकिन उनकी आंखें साफ तौर पर बता रही थी कि शायद आज उनका इस घर में आखिरी दिन है। अब तांत्रिक कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सकता है इस घर को छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर नहीं छोड़ेंगे तो फिर तैयार रहिए एक एक करके मरने के लिए। पिताजी गांव का घर ये छोड़ते हैं। एक छोटा सा घर था जो हमारे किसी रिश्तेदार का था, हम वहां पर रहते हैं। पिताजी कोशिश करते हैं कि किसी और तांत्रिक को बुलाया जाए। काफी तांत्रिक आए, लेकिन जो भी तांत्रिक इस घर में आता, कुछ दिन वो अकेला भी रहता, लेकिन वो भी हाथ खड़े कर देता। तब से लेकर अब तक हम शहर में रह गए। कभी कभी गांव जाना होता है। जो घर कभी हंसी खुशी सभी यहाँ पे रहते थे, या यूं कह सके खुशियों का प्रतीक था। हमारे दादाजी की आवाज उस घर में गूंजती थी। उनका रोब, उनका प्यार सब याद करते हैं। कैसे चले गए सिर्फ एक छोटी सी गलती से। अचानक से उनके मन में एक याद आया कि हाँ, पेड़ काटेंगे। और उसके बाद जो को हराम मचा हमारे घर में, आज ये घर खंडर बना हुआ। कोई भी इस घर में नहीं आता, आएगा भी कैसे, क्योंकि वो फिराक में रहती है। जो भी उसके घर में आएगा ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा। और यहाँ तक रही हमारे शरीर की बात, जो रंग काला पड़ रहा था। जैसे ही हमने घर को छोड़ा, वॉमिट्स तो उसी समय बंद होगी और धीरे धीरे जो हमारा रंग था वो भी फेर हो गया। जो कालक पड़ती जा रही थी हमारे शरीर पर, वो भी ठीक होती गई। मैं सोचता हूँ आज भी कि क्या असल में कसूर मेरे दादाजी का था कि जिन्होंने उस पेड़ को कटवाया, या फिर कहीं मेरा कसूर तो नहीं था कि वो जो बिल्ली थी, बिल्ली का बच्चा था, कहीं सच में वो तो चुड़ैल नहीं थी। क्या तांत्रिक ने हमारा दिल रखने के लिए ये बात कर दी? जब वो बच्चा मरा, उसके बाद वो आजाद होगी फिर से और वो पेड़ पर नजर आई। लाखों सवाल हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। और जब सवालों का जवाब नहीं मिलता, तो फिर ऐसे सवालों से किनारा करना ही बेहतर होता है, वरना जिंदगी आगे चल नहीं पाती। आई होप आपको ये किस्सा पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ के साथ ही शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना चैनल मत भूलिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं। अब जो अगला किस्सा है वो है हमारे पंजाब के गांव का। दलजीत सिंह जी कहते हैं कि ये अपने जो गांव में रहते थे, और जो ये किस्सा है ये काफ़ी पुराना किस्सा है, तकरीबन ये 1990 के आसपास का किस्सा है। तब जो माहौल था पंजाब का कुछ ज़्यादा अच्छा था नहीं, और उसकी वजह से एक तो यातायात के इतने साधन थे भी नहीं, और गांव में खास तौर पर सन्नाटा होता था, वारदातें भी होती थी, और जैसे मैंने कहा कि माहौल ख़राब था तब। अब ये बताते हैं कि इनके जो गांव में इनके भाई थे, और इनकी जो ज़मीन थी ना दूसरे गांव में भी थी। तो फिर इनके पिता ने डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं कि जो दूसरा गांव है वो तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है हमारे गांव से। ऐसा करते हैं कि हम, जो इनका हमारा छोटा भाई है,
उसको वो ज़मीन जो है वो तो वैसे भी मिलनी थी, आधी-आधी करनी थी, तो उसको दे के उसको दूसरे गाँव में शिफ्ट कर लिया। अब मैं अपने गाँव में रह रहा हूँ अपने पिताजी के साथ और मेरा भाई दूसरे गाँव में रह रहा है, जो तकरीबन 10 किलोमीटर हमारे घर से दूर है। लेकिन कई बार जो किस्मत होती है वो बहुत ज़्यादा साथ देती नहीं। मेरा भाई मेरे से ज़्यादा मेहनती था, लेकिन धीरे-धीरे उसकी घर की हालत ख़राब होती गई। अब वो इतना ज़्यादा कमा नहीं पाता था कि वो अपने घर का गुज़ारा भी सही तरीके से कर सके। तो वहीं मैं अपने भाई को लेकर काफ़ी चिंता में रहता था। इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं हफ़्ते में 1-2 बार अपने भाई के पास आता-जाता रहूँ। अब जो जैसा मैंने कहा कि जो घर था वो तकरीबन दूसरा गाँव था, वो 10 किलोमीटर दूर था और तब हमारे पास आवाजाही का जो साधन था वो तकरीबन वो साइकिल था। अब मैंने जो समय इख्तियार किया वो समय इख्तियार किया दोपहर का, कि दोपहर के समय में मैं उसके पास जाऊँगा, 2-3 घंटे रुका करूँगा, उससे बात किया करूँगा उसके साथ, थोड़ा बहुत खेती में भी देखा करूँगा और कोशिश किया करूँगा कि उसका जो मोटिवेशन मतलब रहे करे। जब मेरे पिताजी को ये बात पता लगी तो वो हमेशा कहते रहते थे कि बेटा दोपहर के समय में इन सुनसान रास्तों से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो गांव के रास्ते में हल्के फुल्के कुछ सुनसान जैसे पेड़ वगैरह काफी छोटा सा जंगलात का एरिया भी आता था, तो हमेशा मना करते थे कि दोपहर के समय में नहीं जाना चाहिए। तो मैंने उनको कभी मजाक में कह दिया कि पापा जी अब दोपहर के समय में कौन सी जो है वो लूट-पाट होगी, और भाई मेरे पास है भी क्या सिवाय इस साइकिल के। तो दादाजी कहते हैं कि बात लुटेरों की नहीं है और बात चरमपंथियों की भी नहीं है, बात है कुछ ऐसी चीजों की जो इन दोपहर के सन्नाटों में अक्सर लोगों को अपना शिकार बनाती है। मैं बात कर रहा हूँ भूत प्रेतों की। अब गांव में आमतौर पर लोग जो हैं वो इन चीज़ों को लेकर सतर्क होते हैं, लेकिन मुझे काफ़ी बात अजीब लगी और मैं कहता हूँ कि बापूजी क्या बात कर रहे हो आप? कौन से भूत प्रेतों की बात? अरे वो तो रात के समय में होते हैं। क्या ऐसा ही होता है? नहीं, ये इनका वहम था। और अगर आपका वहम भी है कुछ इस तरीके का, तो आपको भी सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ रात के समय में ही ये जो भूत प्रेत हैं वो जागृत नहीं होते। ये दोपहर के उस वक्त में जब बिल्कुल सूरज शिखर पर होता है, तब भी ये बिल्कुल एक्टिव होते हैं और एक खास तरीके की एंटिटी होती है जिनका सामना इनके साथ होने वाला था, वो तो एक्टिव होती है। अब ये अपने बापूजी की बात कुछ ज़्यादा मानते नहीं है और हफ्ते में 1-2 बार चले जाते थे। अब ऐसे ही ये वाक़ये की बात करते हैं कि मैं एक बार दोपहर के समय में जा रहा था और जो गाँव था कुछ 3 किलोमीटर के आस-पास रह गया। अब जब मैं जा रहा हूँ ना, तो मुझे अपने बिल्कुल सामने एक भवंडर सा आता दिखाई दे रहा है। ये भी कोई यूजुअल बात है, कुछ अनयूजुअल बात नहीं है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो जो हवा होती है ना वो भवंडर जैसा यूएसए वगैरह में बनता है वैसा नहीं, बहुत बड़ा हल्का सा भवंडर बनता है हवा का, गर्म होने की वजह से हवा से। और वो बड़ी यूजुअल बात है गाँव में भी और कई बार शहरों में भी छोटा-छोटा सा बन जाता है। अब ये कहते हैं कि मेरे सामने वो भवंडर आता जा रहा था और मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा था, मैं साइकिल अपना बस साइड पे ले रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने साइकिल अपना साइड पे लिया, उस भवंडर ने मुझे अपनी कैद में ले लिया। अब आस-पास हवा ही हवा थी, धूल ही धूल थी, मिट्टी ही मिट्टी थी। मेरी आँखें बंद हो चुकी थी। मुझे तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। साइकिल से मैं गिरते-गिरते बचा। किसी तरीके से मैं साइकिल से उतरा और मैं आस-पास जाने की तैयारी करने लगा, क्योंकि मुझे था कि भवंडर है, थोड़ी देर में ये चला जाएगा और मैं आस-पास होता हूँ, वरना मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए हैं और कहीं गिर-गुर ना जाऊँ मैं। अब जब बिल्कुल हल्की सी अपनी आँखें खोलते हैं ना, तो ये बिल्कुल आस-पास खेत ही खेत थे। सूखे खेत थे, बिल्कुल बंजर खेत थे। इनको एक वृक्ष दिखाई देता है। खेतों में आमतौर पर वृक्ष होता है। वृक्ष दिखाई देता है और उसके पास था शमशान घाट। अब ये उसकी तरफ देखते हैं और उनको एक इंसान दिखाई देता है जिसने शॉल ओढ़ा हुआ था। और जबकि ये बात कर रहे हैं तब काफ़ी ज़्यादा गर्मी आती है। इनको काफ़ी अजीब लगता है कि भाई ये शॉल जो है इस समय कौन इंसान ओढ़ कर बैठा है या खड़ा है। तो ये उसकी तरफ जाना शुरू कर देते हैं कि भाई ये जो बवंडर है ये तो मुझे जकड़ ही रहा है, तो मैं भागकर उसकी तरफ जाता हूँ। अब ये भागकर उसकी तरफ जाना शुरू कर देते हैं और उनकी आंखें नीचे की तरफ थी, क्योंकि जैसे जैसे ये भागते जा रहे थे इनको लग रहा था कि जो बवंडर है इनके साथ साथ ही चलता जा रहा है। जैसे ही ये उस पेड़ के पास पहुंचते हैं, वहां का नजारा देखकर तो ये दंग के दंग रह जाते हैं, क्योंकि जो नजारा इनको सड़क के पास नजर आ रहा था
वो अब बिल्कुल ही बदल चुका था। जब ये पेड़ के पास आते हैं तो ये देखते हैं कि वो इंसान जो इनको दूर से खड़ा नजर आ रहा था शॉल ओढ़े, अब वो लटका हुआ था पेड़ पर फांसी लिए हुए। ऐसा कैसे हो सकता है? जो इंसान सिर्फ कुछ चंद मिनट पहले इनको नजर आ रहा था खड़ा हुआ, वो फांसी कैसे ले सकता है? ये उसकी शक्ल देखते हैं, उसकी जीभ बाहर आई होती है, उसकी आंखें बाहर आई होती है, पहचानने की कोशिश करते हैं लेकिन पहचाना नहीं जाता। अब ये डर रहे थे क्योंकि जब वो उसको देखते हैं वो तो बिल्कुल लटका हुआ था स्थिर। उनके देखते ही देखते वो हिलना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे वो उसको देखते जा रहे थे वो हिलता जा रहा था और उनको महसूस होता है कि उसकी पाँव में कुछ हल्की हल्की हलचल है। ये चीखें मारते हुए भागते हैं। अब ये महसूस कर रहे थे कि ये अभी भी उस भवंडर में है। ये अपना साइकिल भी नहीं पकड़ते और सड़क को पकड़कर यानी कि सड़क की दिशा में ही दौड़ना शुरू करते हैं। दौड़े जा रहे हैं। कुछ समय बाद इनको खेत नजर आता है जहां पर 2-3 लोग काम कर रहे थे। ये चीखें मारते मारते हाथ ऊपर करते करते आवाज लगा रहे थे बचाओ। वो लोग जब इनको देखते हैं तो वो भी इनकी तरफ भागते हैं। जब वो इनको पकड़ते हैं तो इनके सारे शरीर पर जख्मों के निशान थे। कैसे आए पता नहीं, उस भवंडर की मिट्टी की वजह से, कुछ नहीं पता। लेकिन ये इस हालत में थे नहीं कि कुछ अभी बोल सके। बस ये इतना ही कहते हैं, अपने भाई का नाम लेते हैं। एक जना जल्दी से भागकर इनके भाई को लेकर आता है। गांव के डॉक्टर को बुलाया जाता है। कुछ समय बाद ये ठीक जब महसूस करते हैं तो ये सारी घटना बताते हैं। अब वहां पर एक गांव का बुजुर्ग था, वो भी वही बात करता है जो इनके पिताजी करते हैं कि पुत्र ये सलेडा होगा पक्का। सलेडा यानी कि छलावा। आमतौर पर हम जब छलावे की बात करते हैं, ये सलेडे का काम है। वो ऐसी हरकतें करता रहता है। खास तौर पर दोपहर में वो ऐसी चीजें दिखाता है जिससे इंसान भ्रमित हो जाता है। हम तो यही कहते हैं कि दोपहर के समय में अकेले सफर नहीं करना चाहिए। ये बात इनके पिताजी भी तो कहते रहते थे लेकिन समझ इनको आज लगी थी। वो आदमी था कौन? वो तो सलेडा ही था बकोल गांव वालों के। क्या वो था, या फिर जो वो सलेडा था या वो छलावा था कुछ इशारा कर रहा था? जी हाँ, वो इशारा कर रहा था क्योंकि अब 1 हफ्ते बाद ये सुबह के समय अपने भाई को मिलने जा रहे थे कि मैं सुबह के समय जाऊंगा और दोपहर होने से पहले पहले चल पड़ूंगा। लेकिन जब ये उसी रास्ते से जा रहे थे तो देख रहे थे कि काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है और उनको दूर से नजर आ रहा था कि कोई पेड़ से लटका हुआ है। जब ये पास उसके जाते हैं, इनका भाई इनको कहता है कि इनके गांव का एक आदमी है, उसने फांसी लगा ली। और जब ये उसको देखते हैं, ये वही इंसान था जिसको इन्होंने कुछ दिन पहले देखा था। कैसे हो सकता है ऐसा? क्या उस छलावे ने इनको भविष्य दिखा दिया जो कुछ दिन बाद होने वाला था? इसका पता नहीं, लेकिन जब ये देखते हैं तो ये ऊंची ऊंची चिल्लाने लगते हैं कि इसको ही तो मैंने कुछ दिन पहले देखा था। उसके बाद से तो इन्होंने वो रास्ता ही इख्तियार करना बंद कर दिया। ये दूसरे रास्ते से जाते हैं जो 15 किलोमीटर दूर है, लेकिन उस रास्ते से कभी नहीं जाते। हाँ, आज इस बात को काफी साल बीत चुके हैं, तकरीबन 34 साल के आसपास, 35 साल के आसपास हो चुके हैं। अब यातायात के इतने साधन है कि दोपहर के समय में भी वहां पर किसी तरीके का कोई सन्नाटा नहीं होता। कभी कभी ये गुजरते हैं। जब वो पेड़ देखते हैं तो उनको किस्सा याद आ जाता है 1990 का। वो लटकती हुई लाश जो भविष्य बता रही थी अपना ही। क्या वो सलेडा था? इनका वहम था? कुछ नहीं पता, लेकिन कुछ दिनों बाद वो सच हो गया जो इन्होंने देखा था। आई होप ये किस्सा आपको पसंद आया होगा, और आपको पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा, साथ के साथ ही समझ गए चैनल सब्सक्राइब। अब हम बढ़ते हैं अपने कमेंट सेक्शन की ओर और देखते हैं कि भाई हमारे जो व्यूअर्स हैं, शाउट आउट। देखिए, मैंने जैसे पिछले भी कहा था ना कि अगर किसी की बारी नहीं आ रही तो मत समझिए कि मैंने गौर नहीं किया। अगर मैंने उसको मैसेज पे रिप्लाई कर दिया कि आप कनेक्टेड रहिए वीडियो में लास्ट तक, लास्ट का मतलब लास्ट तक, क्योंकि हो सकता है कि मैं जाते जाते भी किसको शाउट आउट दे दूं, तो फिर आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए। लेकिन भाई एक ना मुझे बड़ी ज़्यादा अजीब बात लगी
कि मैं मतलब समझ नहीं पा रहा। मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने कल जो शिवरात्रि पर जो डाली थी कहानी, जो मैंने कहा था कि मेरे दोस्त है उसके मामा जी की है। पहली बात तो ये है कि भाई मुझे एक व्यक्ति ने ना, जो ये नाम है अरविंद नागर जी, तो इन्होंने कहा कि शिवरात्रि को तो रहने देता, व्यूअर्स के लिए क्या क्या हद है। बता, जो एजुकेशन है ना, एजुकेशन वो बड़ी जरूरी है। कहते हैं कि इंसान आंखों से अंधा हो लेकिन दिमाग का अंधा नहीं होना चाहिए। मैं सख्त सख्त शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन आप पर यही सूट करते हैं भाई। जब मैंने वीडियो के शुरू में कह दिया है कि मैं इस चीज को प्रेफर नहीं करता, बस ये एक जो किस्सा था मेरे दिमाग में आया, जो मेरे दोस्त के मामा जी के साथ घटित हुआ है, और वो मैंने वंस इन अ व्हाइल कह दिया। ऐसा नहीं कि हर शिवरात्रि पर बोलूंगा, ठीक है? तो यहाँ तो आप इस चीज को पहले ध्यान से सुन लिया करो। तो अगर नहीं सुनते तो अपनी जो शिट है अपने दिमाग में ही रखो। सेकंड, एक भाई हैं अपने, वो कहते हैं साहिल अ, सधोत्रा 89841। सुनील भाई, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और करता रहूंगा, लेकिन मुझे पता है ये किसी की स्टोरी है और किस चैनल पर है स्टोरी, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं किस चैनल की है यह स्टोरी। मैं नहीं चाहता भाई आप वीडियो देखकर एम्बेरस फील करो, इसलिए नहीं बताऊंगा आपको नाम। बाकी लव यू भाई, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आपकी नरेशन मुझे अच्छी लगती है, जैसे क्राइम स्टोरी में शम्स ताहिर खान क्राइम तक से। कीप ग्रोइंग ब्रदर। साहिल भाई, ऐसी बात नहीं है भाई। अगर आपको कुछ, देखो, जो कहानी मुझे किसी ने सबमिशन दी है, मैं उसकी कोई भी वो नहीं लेता, जिम्मेदारी नहीं लेता कि भाई वो कहानी किसी और चैनल पर बोली गई है, किसी और जगह पर बताई गई है ना। क्योंकि वो भाई अब कोई भी बता सकता है। ऐसा तो नहीं है कि जो मुझे कहानी बता रहा है वो किसी और को ना बताए, या जो किसी और चैनल पर कहानी बता चुका तो मुझे नहीं बताएगा भाई। अगर वो चाहता है कि वो मेरी जुबान में सुने बात को तो सुनना चाहेगा भाई, उसकी मर्जी। लेकिन जो कहानी मेरे पर्सनली, मतलब मेरे किसी फ्रेंड ने बताई है, मेरी पर्सनली है, वो तो फिर वो तो मेरी ओनरशिप है ना। मेरी तरफ से कोई भी उसको नरेट कर दे, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेरी ओनरशिप ही मेरे पर नहीं है, मतलब कि कहने का मतलब कि भाई अगर कोई कहे कि ये मेरी कहानी नहीं है, मेरी कहानी कोई, अब जैसे आप बात कर रहे हैं, मैंने आपको रिप्लाई भी भाई इसका किया है। आप प्लीज मुझे वो, जो जिस चैनल पर भी ये कहानी बताई गई है ना, उस चैनल का मुझे आप उस स्टोरी का लिंक भेज दीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है, जरूर भेजना, क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन होनी जरूरी है। दो बातें हैं। जो ये कहानी है, जैसे मैंने कहा कि मेरे दिमाग में बात करते करते आ गई, और ये मैंने कहानी ऑलरेडी अपने पॉडकास्ट पर, जो मैं एज ए गेस्ट गया हूँ कहीं, ये दो चैनल्स पर। एक कुणाल पॉडकास्ट कुणाल शो, और ये है जो हुई थी ना, ये पब्लिश हुई थी, ये हुई थी मेरे हिसाब से 31 मई के आसपास, 30-31 मई के आसपास। ठीक है, एक 30-31 मई 2024 पहला पॉडकास्ट था मेरा कुणाल भाई के साथ, और उसमें 1,70,000 के आसपास व्यूज हैं। तो आप चैनल को जाके सर्च कीजिए, वहां पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। दूसरा जो था, वो हुआ था द यंग पॉडकास्ट में, पार्ट 1 या 2, दो थे वो भी, 3-4 जून के आसपास, 3 जून, हाँ 3 जून, एग्जैक्टली 3 जून 2024 को पब्लिश हुई थी ये वीडियो। अब उसके पहले इम्पॉसिबल है। आप जहां पर मर्जी जाके देख लीजिए, ये मिलेगी नहीं, क्योंकि जब मैंने पहली बार ये शेयर ही इस चैनल पर की थी। दूसरी, अगर इसके बाद किसी ने कही है, तो ओनरशिप ऑलरेडी जो है वो मेरे पास आ जाती है, क्योंकि मैंने पहले इसको नरेट किया, और मेरे, जैसे मैंने कहा कि मेरे फ्रेंड की मामा जी की ये स्टोरी है। तो क्लैरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। जिस स्टोरी को मैंने ऑन किया है ना, तो फिर वो कोई ये कह नहीं सकता कि ये किसी और की स्टोरी है। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और भाई देखो, एम्बेरसमेंट वाली कोई बात नहीं है भाई, किसी का कॉपीराइट नहीं है। अगर मेरी कोई कहानी कोई और नरेट कर रहा है, और अगर किसी को वो कहानी सुनने में, मतलब उसकी जुबान में, उसकी नरेशन में सुनने में ज्यादा मजा आ रहा है, तो भी ये उसकी कैपेबिलिटी है, एम्बेरसमेंट वाली बात नहीं है। मेरे पास लोग आते हैं, कितने व्यूअर्स मेरे पास आते हैं। हो सकता है कि जो कहानी हो किसी ने पहले किसी और चैनल पर भी भेज दी हो, वहां पर भी सुनी हो, लेकिन मुझे भी सुनते हैं ना, ऐसी बात नहीं होती भाई। मैं छोटा दिमाग लेकर नहीं चलता, मेरी सोच है ना छोटी नहीं है। मैं
काफ़ी वास्ट लेकर जाता हूँ। मैंने हमेशा आपको कहा है कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म इज़ ऑलवेज़ वेलकम। जैसे अभी पिछले वाले को मैंने ठोका ना, है ना? इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे, भई मैंने पहले ही कहा है कि ये किस्सा मेरे दिमाग में आया, तो ऐसा तो नहीं कि भई मैंने इस वीडियो में लाख व्यू ले लेने हैं, उतने व्यूज़ आ रहे हैं जितने एज़ यूजुअल आते हैं, ठीक है? तो थोड़ा-सा यार अपना ना, अपने अंदर की जो ये जेलसी है ना, इसको बस निकालो अपने मन से। मैंने बड़ी बार कहा है कि सोच छोटी ना रखो, ज़िंदगी में कभी आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो आज का जो वीडियो है इसको यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। शाउट आउट्स तो हैं थोड़े से, लेकिन अगले वीडियो में करेंगे। और मैंने एक क्लैरिफ़िकेशन देनी थी, बहुत ज़रूरी है। और मेरे भाई अगर जो जो न साहिल भाई हैं ना, प्लीज़ आप, मैंने आपको ना रिप्लाई किया है, तो माई रिक्वेस्ट, माई हम्बल रिक्वेस्ट कि मुझे आप प्लीज़ इसमें ना रिप्लाई ज़रूर कर देना कमेंट के थ्रेड में। अदरवाइज़ मैं ना आपको बार-बार नो करता रहूँगा कमेंट के थ्रेड में, क्योंकि भई मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। यार ऐसे मतलब एम्बैरेसमेंट वाली बात क्या है यार, कुछ नहीं है, मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। जो मेरी ओनरशिप है वो कोई भी यूज़ करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर ये बात हो कि भई वो मेरी ओनरशिप नहीं किसी और की ओनरशिप है और मैं उसको ऐसे कर रहा हूँ, तो फिर एम्बैरेसमेंट वाली बात मैं नहीं कर सकता। ऑलराइट। तो साहिल जी प्लीज़ इसका ध्यान रखना और मुझे प्लीज़ अपडेट कर देना, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। तो आई होप जो आज का एपिसोड था आप सबको काफ़ी पसंद आया होगा। समय आपसे विदा लेने का जल्दी से, क्योंकि अभी भाई सीरियसली कहूँ, मैंने आज इसको रिकॉर्ड किया, मुझे इसको जल्दी से एडिट करना है, कुछ समय की कमी थी और मैं नहीं कर पाया। और मैंने पहले सोचा था कि मैं ना वो करूँगा, ऑडियो का आज कर दूँगा, फिर मैंने नहीं, मैं कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, बहुत कोई रेयर इमरजेंसी हुई तो फिर देखेंगे। तो अभी इसको मैंने शूट करके, इसको मैंने रेंडर करना, सब कुछ करना, तो जल्दी से आपसे विदा लेते हैं। आज के एपिसोड में जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।